मुझे तुमसे मोहब्बत है और रहेगी भी। आने वाले वक्त में मेरी गज़लें कहेगी भी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं आज कक्षा 11 की हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, आरोह भाग 1, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय गज़ल दुष्यंत कुमार साहब की। यूँ तो हम काव्य खंड में देखें तो ये 7वां पाठ है, और क्रमशः देखें हम तो गद्य खंड के बाद में और फिर पद्य खंड आता तो 17वां पाठ है हमने कक्षा 11 आरोह का। उससे पहले अनुरोध आपसे, मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। नाम है कवि आदि गणेश हिंदी। अगर सर्च करते हो तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 3760 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सवाल वगैरह पूछता रहता हूँ पाठों से संबंधित। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अभी आप भावनाओं में बह जाते फिर लाइक नहीं करते हैं। और शेयर जरूर किया करें। जब भी जो भी वीडियो देखें आप चैनल पर, उसी समय सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके ग्रुप है हिंदी से रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, जो भी तैयारी करने वाले हैं, उन तमाम साथियों का आप वीडियो शेयर किया करें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों को पता चलेगा चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से पढ़ाई है जो करवाई जा रही है। और पहली बार देख रहे हो आप ये, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जिसने सब्सक्राइब नहीं रखा वो सब्सक्राइब भी कर ले इस चैनल को। और जिन साथियों को यह है कि मैं 35-40 साल का हो गया और मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं नौकरी लग सकता हूँ, तो 35 की उम्र में भी, 35 प्लस की उम्र में भी आप तैयारी कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर आज ही ये वीडियो डाला कि 35 प्लस के लोग भी है जो तैयारी करके नौकरी लग सकते हैं। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाना और वो वीडियो है जो जरूर देखना आप। चलिए प्रारंभ करते हैं। और शाम के 8 बजे काव्य शास्त्र वाली क्लास में छंद हो गए अपने, अलंकार हो गए कंप्लीट। और आज से या कल से हम रस प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ करते हैं वो हम देखते हैं काव्य शास्त्र के अंदर आगे। तो देखिए, ये अध्याय प्रारंभ करते हैं दुष्यंत साहब का। साये में धूप, यहाँ से पंक्तियाँ ली गई है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा पंक्तियाँ देकर। दुष्यंत कुमार साहब, जन्म होता है 1933 में। कब? 1933 में। राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में। राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में होता है 1933 में। रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिएगा, कभी कभार इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप। अभी तक ज़्यादातर साये में धूप जो इनका गजल माफ करें गजल संग्रह वो पूछा गया। साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये सभी क्या है? काव्यात्मक रचनाएं हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, आवाज़ों के घेरे में सूर्य का स्वागत करते हैं, साये में धूप भी है और जलते हुए वन का वसंत है। ये सभी क्या है? काव्य है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक कंठ विष पाई, ये इनका गीति नाट्य है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया। एक कंठ विष पाई क्या है? गीति नाट्य है दुष्यंत कुमार साहब का। वहीं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी है, उसी से छोटे छोटे सवाल उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है? दोनों उपन्यास हैं दुष्यंत साहब के। सन 1975 में देहांत हो जाता है साहब का। देखिए, दुष्यंत कुमार का जो साहित्यिक जीवन हम देखें तो इलाहाबाद से आरंभ होता है। तो ये पूछ लिया जाए पंक्तियां कि दुष्यंत कुमार साहब का साहित्यिक जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इलाहाबाद से होता है। ध्यान में रखिएगा। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल, वहाँ की कहाँ की? इलाहाबाद की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। तो पूछ लिया जाए किस पत्र के साथ ये जुड़े रहे? नए पत्ते पत्र के साथ। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में जो काम किया था। आजीविका के लिए, कुछ आमदनी के लिए, जीवन यापन के लिए इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में जो काम इन्होंने किया। तो पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के किस विभाग में इन्होंने दुष्यंत कुमार ने काम किया था, तो आपको ध्यान में रखना है राजभाषा विभाग में। 3 और विभाग दे दिए, तो आपको विशेष तौर से ध्यान में राजभाषा विभाग में काम किया। तो सवाल कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे सी जीवन की जो साहित्यिक उपलब्धि हैं वो कुछ छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। गज़ल की जो विधा है
उसको हिंदी में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है साहब। तो ध्यान में रखना, गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? दुष्यंत कुमार को जाता है। उनके कई शेर 2 पंक्तियों का होता है साथियों। मैंने भी कुछ गज़लें लिखी है, भविष्य में कभी सुनाऊंगा। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह क्या दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान है जो कायम की है। जो उनके मन में था, जिसके खिलाफ था, जिस तरीके से था, उसी चीज़ को उसी रूप में प्रस्तुत किया। ये नहीं किसी के बहकावे में आकर, किसी की जी हजूरी करके, किसी के विरोध में कि हम लिख देंगे, कोई ऐसा कहेगा विपक्ष में हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचा उन्होंने। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। तो ध्यान में रखना, एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य है दुष्यंत साहब का। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है, आज के इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? एक गज़ल को देखेंगे जो दुष्यंत साहब की ओर गए और जय के नीचे 2 बिंदियाँ, इनको बोलते हैं नुक्ता। वह उनकी गज़ल संग्रह साये में धूप, तो किस से ली गई है? आज की गज़ल साये में धूप गज़ल संग्रह से है जो ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक जो नहीं दिया गया, केवल पाठ के नाम पर गज़ल लिख दिया गया। गज़लों का क्या शीर्षक होगा? गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल यानी पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। मतलब 2 पंक्तियों का एक शेर होता है और उस 2 पंक्तियों के अंदर मुकम्मिल होने से तात्पर्य यहाँ पर उस 2 पंक्तियों के अंदर कोई एक बात है जो कंप्लीट कर दी जाती है। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार है जो नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है। तो यूं तो उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की कोई दरकार है जो नहीं होती कि क्रम से ही हम पढ़े उन शेरों को। इसके बावजूद 2 चीज़ ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और 2, अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। यानी कि जो पंक्तियों के आखिर में जो तुक मिलता है ना, जिसे रदीफ और काफिया कहा जाता है उर्दू भाषा के अंदर, गज़ल की लैंग्वेज में रदीफ और काफिया होता है जो तुक। तो एक तो वो, और उसकी जो अंतर्वस्तु है एक, वो है सिमिलर सी मिलती है। 2 चीज़ें हैं जो गूंथ कर रखती है उसको, गज़ल को। जैसा कि आप देखेंगे, अभी आगे हम गज़ल देखेंगे तब, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है। तो ध्यान में रखना, गज़ल के अंदर पहली जो 2 पंक्तियाँ होती है उनके अंदर तुक मिलता है, और उसके बाद सभी शेरों की जो दूसरी पंक्ति होगी, सभी जो, जैसे कि मैंने कहा शेर 2 पंक्तियों का होता है, तो आगे के जो भी शेर होंगे उनकी जो दूसरी पंक्ति होगी उसमें उस पंक्ति का जो तुक है जो मिलता रहेगा पहली वाली पंक्तियों का। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी गई है जो जान पड़ती है, यानी एक ही दिशा की ओर सोचकर, एक ही डायरेक्शन में। और वो कौन सी दिशा है? राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को जो मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र जो बन गया। तो ध्यान में रखना, इस गज़ल का साये में धूप गज़ल संग्रह से जो ली गई है गज़ल दुष्यंत साहब की, तो पूछ लिया जाए तो उसमें भाव क्या है? राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे खारिज करने और उसके स्थान पर कोई अच्छी चीज़, उसका विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव इस गज़ल में आपको केंद्रीय रूप में देखने को मिलेगा। और इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना है जो प्रस्तुत करती है। ठीक है, इस गज़ल की क्या कुछ शब्दार्थ होंगे, क्या कुछ व्याख्या होगी, वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए, यह है गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। और खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। और तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की,
तेरा निज़ाम है सिलदेश जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, इस बहर के लिए। और जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के लिए। तो बड़ी शानदार गज़ल है और आपको लगा होगा कि गुरुजी ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन मुशायरों में मैं भी जाया करता हूँ तो गज़ल पढ़ने का यही लहजा, गाकर सुनाते तो और मज़ा आता, लेकिन गाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए ये जो अपनी गज़ल है साए में धूप से ली गई है। राजनीतिक परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। दुष्यंत साहब इसको सेंटर में रख के बात करते हैं। पहले दो शेर हैं, देखिए ये पहला शेर के लिए तुक मिल रहा है, तो ये शेर कंप्लीट है। और आगे में जैसे कि हमने पहले बात की थी, आगे वाले जो हर शेर, ये भी शेर है, ये भी शेर, दो पंक्तियों कंप्लीट शेर है, एक शेर में पूरी बात की गई है। तो दूसरी पंक्ति हर शेर की वो तुक मिल रही, के लिए सब में के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। तय, कहाँ तो तय था, तय यानी निश्चित, कहाँ तो तय था, तय यानी निश्चित। चिराग, चिरागा यानी चिराग यानी ये हो जाएगा दीपक, चिराग रोशन यानी दीपक जल रहा है। हर एक यानी प्रत्येक। मयस्सर, मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध, जरूर ध्यान में रखना है इनको। मयस्सर यानी उपलब्ध, पूछा जा सकता है, ये उर्दू के जो अरबी फारसी का शब्द है। दरख्त यानी दरख्त, देखें तो यहाँ पर पेड़, आपने बूढ़ा बडेरा क्यों ना, ये दरख्त न मत काट जो दरख्त न भाई, दरख्त यानी पेड़। साए यानी छाया, साया यानी छाया। और धूप, कष्ट, रोशनी। उम्र भर यानी जीवन भर, उम्र भर यानी जीवन भर, ये शब्दार्थ हैं। अब देखिए, ठीक है, तो कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कवि यहाँ पर जो नेताओं ने घोषणा की थी ना कि देश के हर घर को चिराग, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग, चिराग यानी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। चिराग का यहाँ प्रतीकार्थ रूप में देखें तो कि सुख सुविधाएं जो उपलब्ध करवाएंगे। और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और कहाँ तो तय किया था कि सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, हर घर रोशन होगा, चिराग जलेगा। और लेकिन आज स्थिति यह है यहाँ पर कि शहरों में चिराग यानी कि सुविधाएं हैं जो उपलब्ध नहीं है, शहरों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कहाँ तो तय किया था, नेताओं ने घोषणाएं की थी, भाषण दिए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सब कर देंगे, आपकी सुविधाएं उपलब्ध। तो यहाँ पर तो आज स्थिति ये कि कुछ भी नहीं है। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक, चिरागा से हम कह सकते हैं, पूछ लिया जाए यार तो सुख सुविधाएं, प्रतीकार्थ रूप में चिरागा यानी सुख सुविधाओं की घोषणा की थी, वो आज कुछ भी नहीं है। यानी कि नेताओं की जो घोषणा वो केवल कागजी है। इन पंक्तियों का सारांश भावार्थी निकल, नेताओं की जो घोषणा क्या है, केवल कागजी है। अगले शेर में देखिए कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दूसरे शेर में क्या कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो क्या करती है, नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, देश में जो कल्याणकारी संस्थाएं हैं वो क्या करती है, अनेक ऐसी संस्थाएं जो कल्याण का काम है जो करती है। कवि उनको क्या देता है, दरख्त की संज्ञा देता है। दरख्त की किसके लिए, यहाँ पर जो ऐसी संस्थाएं जो कल्याण का काम करती है। अब क्या इन दरख्तों की जो कल्याण का काम करती है, इन दरख्तों के साए में भी क्या धूप लगती है। जो कल्याण का काम करने वाली संस्थाएं हैं जिनको दरख्त की यहाँ पर कवि संज्ञा दे रहा है, वो क्या करता है, इन दरख्तों के नीचे मिलनी तो क्या, कोई पेड़ होता है, आप सपोज करो उस पेड़ के नीचे क्या मिलती है, छाया मिलती है। लेकिन ये इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के पेड़ हैं कि इनके नीचे क्या छाया मिलने की बजाय क्या धूप मिलती है, छाया मिलने की बजाय क्या मिलती है, धूप मिलती है। यानी कि ये संस्थाएं आम आदमी का क्या करने लगी है, शोषण करने लगी है। आम आदमी का क्या करने लगी है, पेड़ का काम होता है छाया देना, और दरख्तों यहाँ पर जो संस्थाएं हैं कल्याण वाली उनके लिए आए तो कि वो तो उनके हितार्थ काम करती है लोगों के, लेकिन
हितार्थ काम करने के बजाय साये में, इनके साये में, इन कल्याणकारी संस्थाओं के साये में, छाया में, इनकी दया दृष्टि में यहाँ पर लोगों को क्या लगती है, धूप मिलती है, यानी कि कष्ट मिलता है, कोई कल्याण वगैरह नहीं होता, शोषण करने में लगी है। चारों तरफ क्या भ्रष्टाचार है जो फैला हुआ है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो कवि इन व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है, और ऐसे में व्यक्ति को, ऐसे में आम आदमी को क्या होती है, निराशा होती है, और वो सोचता है कि चलो यहाँ से दूर चले, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, लोग है जो कोई काम के नहीं है। इन पंक्तियों में हम देखें विशेष बात, तो जो आज़ाद भारत है ना, उसका कटु जो सत्य है ना, उसका वर्णन मिलता है। नेता झूठे आश्वासन देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और शोषण करके निकल जातेंगे। यहाँ पर जो चिराग है, मयस्सर है, दरख्त है, चिराग, मयस्सर, दरख्त, ये सभी क्या है, उर्दू शब्दों के, उर्दू से प्रभावित उर्दू शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। और ध्यान में रखना, चिराग और दरख्त आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। चिराग, आशा, ये शब्द, केवल शब्द की बात करें तो ये सुव्यवस्था के प्रतीक है। और साये में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। देख लीजिए आप, अलंकार आपने, मैंने पढ़ाए, जब पढ़े होंगे, साये में धूप, दरख्तों के साये में क्या धूप लगती है। कोई साया होता है किसी का, दरख्त का, तो उससे तो क्या लगनी चाहिए, छाया आ जाएगी, तो धूप थोड़ी लगेगी। तो साये में यहाँ पर क्या लग रही है, धूप। साया है किसी का भी, फिर भी क्या लग रही है, धूप लग रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है जो हो जाएगा। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए आप। आगे के दो शेर देखते हैं कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, और खुदा नहीं है न सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ पर देखें तो अनुकूल, मुनासिब जो है यहाँ पर है, मुनासिब, मुनासिब का अर्थ, एक बार मिटा कर लिख देता हूँ ये सब। मुनासिब का अर्थ हो जाएगा, मुनासिब का अर्थ हो जाएगा अनुकूल, उपयुक्त। मुनासिब यानी उपयुक्त, अनुकूल। सफ़र यानी रास्ता, खुदा यानी भगवान कह सकते हैं, ख्वाब सपना, हसीन या सुंदर, नज़ारा दृश्य, नज़र देखना यानी आँख। ठीक है, अब व्याख्या देखिए कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। कवि जो आम व्यक्ति है, उनकी जो दशा है उसको इंगित करते हुए यहाँ पर लिख रहा है कि ये लोग जो है गरीबी और शोषित जीवन को जीने पर मजबूर है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। कि जो आम लोग हैं, आम जो जनजीवन है, जो शोषित जीवन जीने को मजबूर है, यदि इनके पास कोई कपड़े भी नहीं हो ना, वस्त्र भी न हो, तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को जो ढक लेंगे, पैरों को मोड़ कर बैठ जाएंगे और अपने पेट को क्या ढक लेंगे। न हो कमीज तो पाँव से पेट को ढक लेंगे, यानी सिकुड़ कर बैठ जाएंगे, पेट को पैरों को मोड़ कर ये जो पेट को ढक लेंगे। जो शोषित आमजन जो लोग हैं, उनमें विरोध करने का भाव है जो समाप्त हो चुका है। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, यानी कि उनमें जो विरोध करने का जो भाव है ना, एक चिंगारी है, वो क्या समाप्त हो चुकी है। और ऐसे लोग ही जो है वो शासकों के लिए उपयुक्त है। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, यानी जो शोषण करने वाले उन लोगों के लिए क्या ऐसे ही शासकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता है। जो चुपचाप सहन कर लेता है, आदमी कुछ बोलता नहीं, प्रतिरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता, तो नेताओं के तो लिए तो अच्छा है ना। ऐसे लोग ही है जो चुपचाप रह जाते हैं, तो फिर नेताओं को तो आराम हो गया, आराम से काम चल रहा है। तो इनके कारण उनका राज क्या शांति से चलता है। उनका किनका, नेताओं का राज, क्योंकि ये विरोध करते नहीं है। खुदा नहीं, अगले शेर में देखिए, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। दूसरे शेर में कवि क्या कहता है, संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, खुदा नहीं न सही, यानी भगवान नहीं तो न सही, आदमी का ख्वाब सही। तो आदमी का जो सपना है वह तो है ना केवल। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ईश्वर मानव की कल्पना ही तो है। ईश्वर क्या है, एक मानव की कल्पना ही तो है, और इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए।
कि भगवान नहीं है तो नहीं सही, लेकिन आदमी का ख्वाब तो है ना, सपना तो है, तो कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, किस दृष्टि के लिए, अपनी कल्पना के जरिए आकर्षक दृश्य है जो देखने को मिल जाते हैं। इस तरह क्या है, जो इस तरह के लोग हैं जो चुपचाप अपना जीवन काट लेते हैं। विरोध नहीं करने वाले लोग चुपचाप है, जो भी कुछ दिखता है उस नज़ारे को देख कर अपना जीवन है जो काट लेते हैं। पाँव से पेट ढकना, ये यहाँ पर एक तरीके से नई कल्पना की गई कवि द्वारा। सफ़र जो है जीवन यात्रा का पर्याय है। इस सफ़र के लिए यानी जीवन काटने के लिए तो जीवन यात्रा, सफ़र किसका पर्याय है, जीवन यात्रा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त है। जो लोग हैं जो ऐसे ही काट लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले शेरों की। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और आगे की पंक्तियाँ हम देख लें कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। शब्दार्थ बता देता हूँ मैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे तीनों शेरों का। मुतमईन यानी आश्वस्त, वे मुतमईन है, पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन यानी आश्वस्त है, बिल्कुल पूरा विश्वास है उनको कि क्या पत्थर है जो पिघल नहीं सकता, आश्वस्त बिल्कुल। बेकरार यानी बेचैन, मैं बेकरार हूँ, बेकरार यानी बेचैन। और आवाज़ में असर, आवाज़ यानी वाणी। ठीक है, असर का प्रभाव हो जाएगा। निजाम का ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाए निजाम का अर्थ क्या है। निजाम यानी शासक, निजाम क्या होता है, शासक। और सिलदे आया ना, सिलदे आप लोग सिलाई करते, सिलदे यानी बंद कर देना, सिलदे यानी बंद कर देना। जुबान, आवाज़, शायर, कवि हो गया। एहतियात यानी सावधानी, ध्यान में रखना, बोलो ना एहतियात बरती, अगर आपने एहतियात बरत तो चालना चाहिए। एहतियात यानी सावधानी। बहर जो आया है शेर का छंद, बहर को हम कह सकते हैं एक तरीके से छंद ही होता है, जिसको हिंदी में हम छंद बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, बहर बोलते हैं। जैसे छंदों में मात्राएं हम पढ़ी, छंदों में कि ऊपर वाली पंक्तियों में ये गण आना चाहिए, तो इन गज़लों में क्या होता है, बहर होती है। ये पंक्तियां, इनमें जो मात्राएं जिस क्रम में है, जिस गुणों में है, वो सारे शेरों में है जो देखने को मिलेगी सेम एज इट इज, तो वो कहलाती है बहर। यानी बहर पूछ लिया जाए तो शेर का छंद, बहर यानी शेर का छंद। गुलमोहर आगे की पंक्तियों में देखेंगे तो एक प्रकार का पेड़ होता है। ठीक है, अब देखिए इनमें व्याख्या। तो पहला जो शेर है यहाँ पर, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे, पहले शेर में कवि क्या कह रहा है, आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताता है कि आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल है जो पत्थर के होते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा सवाल बन सकता है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो आम व्यक्ति को ये क्या विश्वास हो जाता है वो आश्वस्त हैं क्या कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल जो है वो पत्थर के होते हैं, कि उन भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल क्या होते हैं, पत्थर के होते हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं होती है। और कवि इसके विपरीत क्या कहता है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि इसके विपरीत इंतजार में है कि आम आदमियों के स्वर में क्या एक तरीके से चिंगारी होनी चाहिए, असर होना चाहिए। मैं तो बेकरार हूँ कि कब इन आम आदमियों के मन के अंदर एक चिंगारी लगे इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की, बुलंद करने की। तो यहाँ पर आम आदमियों को जो विश्वास हो गया है कि जो ये भ्रष्ट व्यक्ति है इनके दिल पत्थर के होते हैं, बिल्कुल भाटागावान, इनको किसी की कोई परवाह नहीं है, इनमें कोई संवेदना नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर कवि कहता है, वो तो कवि ये सोचता है कि मैं तो उस दिन के इंतजार में, मैं तो बेचैन हूँ, बेकरार हूँ कि कब इन आम आदमियों के स्वर में एक तरीके से क्या असर हो, कोई क्रांति है, यानी कब इनकी आवाज़ जो बुलंद हो और ये व्यक्ति है जो संगठित होकर विरोध करें इन भ्रष्ट व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। आगे वाले शेर में देखिए कि तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कवि, शायर और जो शासक है इस संबंधों के बारे में बताता है
कि शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। जो शायर कवि लोग क्या करते हैं, जनता को जगाने का काम करते हैं। सदियों से यही क्रम चलता रहा है। तो शायर क्या सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, और इससे क्या सत्ता को, क्रांति की एक तरीके से खतरा, जितनी भी क्रांतियां हुई है कवियों ने विशेष भूमिका निभाई है। तो सत्ता को इस तरीके का खतरा है, तो सत्ता क्या, कवि शायर क्या कहता है कि तेरा निजाम है, तेरा शासन है, तेरी सरकार है, तू चाहे तो एक शायर की, एक कवि की आवाज़ उठाने वाले की जुबान है जो सिल सकता है। यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए कि वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कवियों पर क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, तो गज़ल के छंद के लिए जो बंधन की सावधानी वो भी क्या जरूरी है। उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोधों को दबाना जरूरी है। जितने भी विरोध होते हैं, वो जो भ्रष्ट लोग होते हैं, सरकारें जो होती है, सत्ता जो होती है, उनको दबाती है। आगे बात समझे, आगे देखिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो घेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर शायर क्या कहता है, दुष्यंत साहब कवि मन क्या कहता है, शायर क्या कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिएं तो गुलमोहर के नीचे जिएं, और जब मृत्यु हो जाए तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, मनुष्य क्या जब तक जिए ना तब तक वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर क्या है, कभी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कवि कह रहा है कि जब तक हम जिए ना तो शांति से जिए, सुकून से जिए, मानवीय मूल्यों के साथ जिए, और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। अगर मरना भी पड़े ना तो हम कब मरें, दूसरों के इन शांति के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए है जो मरे हम। यहाँ पर देखिए, पत्थर पिघल, यहाँ पर जो आया ना, पत्थर पिघल नहीं सकता, तो पत्थर और पिघल यहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बाकी पत्थर पिघल नहीं सकता से स्वेच्छाचारी जो शासक है उनकी ताकत का जो पता चलता है, और मानवीय जो मूल्य है, संस्थापक है, रक्षक है, यहाँ पर ये कवि यहाँ पर ऐसी कामना है जो करता है। यहाँ पर ये पूछ लिया जाए वे मुतमईन है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। मैं इसको मिटा के आपको बता दूँ। यहाँ से इस गज़ल में ये सवाल पूछा कि वे मुतमईन है, तो वे मुतमईन यानी वे आश्वस्त हैं। वे कौन है यहाँ पर, तो वे कौन है, आम इंसान या आम व्यक्ति। वे मुतमईन आम व्यक्ति है, और उनकी सोच कैसी है कि भ्रष्ट जो शासक है उनके कारण ये व्यवस्थाएं जो है कभी भी समाप्त है जो नहीं होगी। अब सवाल पूछ लिया जाए मैं बेकरार हूँ, मैं बेकरार हूँ, मैं कौन है यहाँ पर, मैं कवि है, और कवि बेकरार क्यों है, ये सवाल पूछ लिया जाए। कवि किसके लिए बेकरार है, तो कवि जो है लोगों की आवाज़ में प्रभाव हो, उसकी वजह से पत्थर भी पिघल जाए, उस क्रांति का समर्थक है ये कवि। इस तरीके से यहाँ पर कर रहा है। अब देखिए, तेरा निजाम सिलदे जुबान शायर की। निजाम क्या कोशिश में रहता है, किस कोशिश में रहता है, तो जो शासक होता है, जो निजाम होता है, सत्ता होता है, वो इस कोशिश में रहती है कि उनके खिलाफ विद्रोह जो भी होना, उनकी आवाज़ को क्या दबा दी जाए। ठीक है, और आखिर में ये जो पंक्तियाँ थी, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, तो शायर की क्या हसरत है, शायर की यही हसरत है, सुकून से जिए, मानवीय मूल्यों के हिसाब से जिए अपने यहाँ, और दूसरों के लिए भी हम मर जाएं अगर, तो मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ मरे, जीवन में सुकून शांति स्थापित करने के लिए, लोगों के भले के लिए है जो हम मरे। तो ये था अपना अध्याय गज़ल। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। शब्दार्थ वैसे मैंने बता दिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मयसर यानी उपलब्ध, दरख्त यानी पेड़, मुतमईन इत्मीनान से आश्वस्त, बेकरार बेचैन आतुर, निज़ाम राज शासन, एहतियात सावधानी, बहर छंद, असर यानी प्रभाव। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिए, नहीं किया तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3700 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कीजिएगा। मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आज एक मोटिवेशनल वीडियो डाला कि 35 से ज़्यादा की उम्र वाले लोग किस प्रकार सफल हो सकते हैं। तो दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाइए देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ।